इस वक्त गाजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में इजराइल जबरदस्त गोलीबारी कर रहा है। खान यूनिस के अंदरूनी हिस्से में इजराइल फोर्स के टैंक और तोप भी कहर ढाते दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले इजराइल ने खान यूनिस में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन इन लोगों का सवाल आखिर यह है कि जब वो उत्तरी गाजा में थे तो वहां से निकाले गए और अब दक्षिणी गाजा से भी निकाला जा रहा है। फिलिस्तीनियों का सवाल है कि वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। उत्तरी गाजा खाली करो, गाजा खाली करो, मध्य गाजा खाली करो, खान यूनिस खाली करो, रफा खाली करो। इक्कीस लाख फिलिस्तीनी आबादी कहां जाए? जमीन का जर्रा जर्रा बारूद बन चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक मौत बनकर बरस रहे हैं। आती जाती हर सांस के साथ मौत नत्थी हो चुकी है। अब कब किसकी बारी आ जाए? लोग सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं। न खाने को अनाज है, न पीने को मयस्सर पानी। हम मरना चाहते हैं, लेकिन हम जीना जारी रखते हैं। हम थक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन 10 महीनों में हमारी उम्र दोगुनी हो गई है। आफत और बेबसी 21 लाख फिलिस्तीनियों का गला घोट रही है, जो इजरायली हमले में मारे गए हैं, जो मलबे के नीचे दफन हो गए और जो बच गए। तीनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, शरीर पर चकत्ते उगाते हैं। गाजा के करीब करीब सभी अस्पताल इजरायली टैंकों के तले तबाह हो चुके हैं। अब फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स का फरमान हुआ है, खान यूनिस खाली करो। आपको याद होगा, उत्तरी गाजा से लोगों को कहा गया कि दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करो। खान यूनिस दक्षिण में ही है। अब यहां से कहा जा रहा है जगह खाली करो। जाएं तो कहां जाएं? इस वक्त खान यूनिस आग की भट्टी बन चुका है। इजरायली टैंक और तोप हमले पर हमले कर रहे हैं। गोलियों की बिसात बिछी हुई है। रिपोर्ट जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है, उनमें कहा जा रहा है कि खान यूनिस में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, कितने इमारतों के मलबे में दब गए, इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं। हाँ, जो जख्मी हैं, जो जिंदा बच पाए हैं, उनकी तादाद भी 200 के पार पहुंच चुकी है। और अब ताजा हमले की खबर आ रही है। इजरायली फोर्स फिर से हमले की तैयारी में है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने सेंट्रल गाजा में जबरदस्त अटैक किया है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनिस के हमले में 30 लोग मारे गए हैं। अब इजरायली फोर्स का कहना है कि खान यूनिस में ताजा हमले करने जा रही है, जिसमें मुआसी का वो इलाका भी शामिल है जहां विस्थापित लोगों को बसाया गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों में खान यूनिस से करीब 1,80,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। दर बदर फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं। यूएन और दुनिया की तमाम संस्थानों की बार बार अपील के बावजूद इजरायली फोर्स क्रूरतम हमले कर रही है। दलील दी जा रही है कि स्कूल, अस्पताल या शिविरों को बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। आतंकवादी ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोरी दलील है या इसमें सच्चाई है, इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। बस तस्वीरें देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजा के 2 मुख्य संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से संचालित एक टेलीग्राम चैनल ने कहा है कि उनके लड़ाके खान यूनिस के पूर्व में इजरायली सैनिकों के साथ मशीन गनों, मोटारों और टैंक रोधी हथियारों के साथ भीषण लड़ाई कर रहे हैं। हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमास फुल एंड फाइनल जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई के बीच दुनिया से इजरायल के खिलाफ मदद वाली सहानुभूति की भी दरकार रखता है।
हमास के कंट्रोल वाले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हमास इजरायल युद्ध में कम से कम 39,175 लोग मारे गए हैं और 90,403 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजरायल में मरने वालों की संख्या 1,139 होने का अनुमान है, जबकि करीब 141 लोग अभी भी गाजा में बंदी हैं। The Security Council has already adopted several resolutions aimed at ending this war through a ceasefire, the release of all hostages, and the scaling up of humanitarian aid. UNRWA has thousands of staff on the ground, spearheading the humanitarian operation in close cooperation with other UN agencies. We have welcomed the adoption of these resolutions in New York. But in Gaza, we have seen woefully little impact. Instead, the fighting continues without reprieve and the suffering continues to mount. हर हमले में जब आम फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोहराते हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तो रेडी है, लेकिन हमास पहले बंधकों को रिहा करे। हमास इजरायली बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन बंधकों के कारण ही नेतन्याहू को अपने देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और वो अब तक इस संकट का हल नहीं निकाल पाए हैं। तो ये वजह है जो नंबर 1 है नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे का, और दूसरी वजह है कि अमेरिका से मिल रही इजरायल को मदद। नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और सत्ता अगर रिपब्लिकन उम्मीदवारों के हाथ से चली जाती है तो नेतन्याहू को संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए इजरायली पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप से उनके निजी आवास पर मुलाकात की है। ट्रंप पहले ही बयान दे चुके हैं कि इजरायल को हर संभव वो मदद करेंगे, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ये ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो इस संकट को सुलझाएंगे। संकट सुलझाने का सीधा मतलब है हमास की भी सुनी जाएगी, उन फिलिस्तीनियों की भी सुनी जाएगी जो इजरायली बम बारूद और गोली का शिकार हो रहे हैं। We had it recognized Jerusalem as the capital of Israel. It was a great thing. It was a great day, actually. I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. I never even said I was going to do it. I mean, the fact is, I've done more for Israel by far than any other president. Not even close. बिना अमेरिकी मदद के इजरायल का फिलिस्तीन से युद्ध करना तो आसान है, लेकिन यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्ला और उससे भी आगे ईरान से टकरा पाना मुश्किल है। लिहाजा नेतन्याहू अभी से ये सुरक्षित करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट बाइडेन की सत्ता जाती है और रिपब्लिकन ट्रंप सत्ता में आते हैं तो इजरायल की मदद पर इसका सीधा असर नहीं पड़े। इजरायल इस वक्त युद्ध में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका पीछे लौटना मुश्किल है। नेतन्याहू ने जो अपने देश से वादा किया है कि हमास के आखिरी आतंकी की मौत तक युद्ध जारी रहेगा, वो जमीन पर दिख रहा है और इस दिखते रहने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। $18 करोड़ मर्डर कराएगा तीसरा युद्ध। दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस को लेकर ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि पुतिन कम से कम यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, और इस बात ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ाकर रख दिए। अगस्त के महीने का पहला हफ्ता यूक्रेन में एक बड़ी तबाही का गवाह बन सकता है, और खबर तो यह भी है कि अब इस जंग में अगले 2 महीने के अंदर करीब 18 करोड़ लोगों की जान भी जाने का खतरा मंडराने लगा है। मरेंगे 18 लाख, जीत लेंगे यूक्रेन। $880 दिन से ज्यादा की जंग में भले ही रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा न कर पाया हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि रूस अब तक 21% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर चुका है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों से साफ कह दिया है कि रूस का यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा नहीं कर लेता। पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं
और यही वजह है कि रूस के सुखोई मिग फाइटर जेट से भीषण हमले यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि रूस की इस्कंदर जैसी घातक लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेन में पिछले एक हफ्ते में भीषण तबाही मचाई हुई है। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन की जिद की वजह से 18 लाख लोग अगले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन युद्ध में मर सकते हैं। नए ब्रिटिश सेना प्रमुख के दावों के मुताबिक खुफिया जानकारी ये मिली है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रूसी सेना के फाइटर जेट्स ने सबसे पहला टारगेट डोनेट्स्क को बनाया है, वहीं दूसरा टारगेट ज़पोरिज़िया है, तीसरा हमला खेरसोन पर हो रहा है, जबकि चौथा और बड़ा हमला रूसी सेना यूक्रेन के लुहांस्क पर कर रही है। ब्रिटिश सेना प्रमुख का दावा है कि रूस को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के पास नाटो और अमेरिका के घातक और एडवांस हथियार पहुंच चुके हैं, जो रूसी सेना को बुरी तरह से मार सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन में 18 लाख से ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे जा सकते हैं। И Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ. Разрушив практически до основания основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями, Соединенные Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमान मिल गए, एडवांस टैंक लेपर्ड, बख्तरबंद ब्रैडले, हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेनी सीमा पर मौजूद रूस के बेलगोरोद पर कई घातक हमले किए हैं। यहां तक कि रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटे में कई बड़े मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के जहाजी बेड़े को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अब आप ये जान लीजिए कि इतना भयानक नुकसान झेलने के बाद भी पुतिन यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। देखिए ब्रिटिश सेना के नए प्रमुख जनरल रोलैंड वॉकर क्या खुलासा कर रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन का आत्मघाती युद्ध शुरू। जनरल रोलैंड वॉकर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो रूसी सेना पर बहुत भारी साबित होगा। जनरल वॉकर का दावा है कि रूसी सेना के इस जोखिम भरे युद्ध में 18 लाख रूसी सैनिक, यूक्रेनी और रूसी नागरिक मारे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि अकेले रूस के ही 15 लाख से ज्यादा लोग कुछ दिनों में मारे जा सकते हैं, जबकि अरबों डॉलर के हथियार तबाह हो सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 24 घंटे में कई हवाई हमले हुए हैं, लेकिन सबसे खूंखार और खूनी जंग इस वक्त यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन और रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क को जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर डोनेट्स्क को 3 हफ्तों में जीते। इधर वॉशिंगटन में हुई नाटो की मीटिंग के बाद से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना भयंकर तरीके से रूस के TOS-1 रॉकेट को तबाह और बर्बाद कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 21 दिन का पूरा वॉर प्लान किस तरह से रूस और यूक्रेन ने तैयार किया है। फिलहाल रूस के फेफड़ा रॉकेट TOS-1A को भारी नुकसान हुआ है। फेफड़ा फाड़ रॉकेट को हिमार्स ने फाड़ डाला। खबर के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने हिमार्स रॉकेट से भयंकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का TOS-1A रॉकेट सिस्टम डोनेट्स्क में यूक्रेनी मोर्चों पर कहर बरसा रहा था, जिसे हिमार्स रॉकेट ने तबाह कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम हिमार्स के हमलों से खुद को नहीं बचा पाया, जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
अभी आपने जो एनिमेशन देखा है उसका रियल वीडियो भी देख लीजिए, जो महज 13 सेकंड का है। इस वीडियो में एक रूसी TOS-1A रॉकेट सिस्टम खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TOS-1A रॉकेट सिस्टम अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तभी हिमार्स रॉकेट जोरदार धमाके के साथ उसे तबाह कर डालता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के 13 हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़ापोरिज़्या, खार्किव, विनित्सिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है। За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! 2.5 साल से ज्यादा की जंग में रूसी सेना यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटी है, लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन को 32 नाटो देश एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, जबकि रूस को अकेले अपने दम पर यूक्रेन के साथ साथ नाटो के हथियारों से भी जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन के मुकाबले जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पुतिन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जंग तो रूस ही जीतेगा। जरा देखिए पुतिन का क्या है वॉर प्लान। यूक्रेन युद्ध में रूस को कई गुना कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग 2.5 साल से ज्यादा लंबे वक्त से चल रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सेना में नई भर्ती करने के लिए रंगरूटों को रिकॉर्ड साइन ऑन बोनस देने जा रहे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने सेना में भर्ती होने वाले शहर के निवासियों के लिए 1.9 मिलियन रूबल यानी 18,22,000 एक मुश्त बोनस देने का भी ऐलान कर दिया है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फरवरी 2022 से अब तक उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक रूस के 5,73,510 सैनिक मारे जा चुके हैं। 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि खार्किव ओब्लास्ट में रूस के असफल आक्रमण के दौरान लगभग 20,000 रूसी सैनिक मारे गए थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि अकेले मई और जून 2024 में 70,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। रूस को खार्किव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 87% एक्टिव सैनिक मारे जा चुके हैं।